हाँ तो दोस्तों, लास्ट टॉपिक में हमने फैक्टर्स, कोफैक्टर, माइनर एडजॉइंट वगैरह के बारे में पढ़ा था। तो एडजॉइंट ऐसे हमने नहीं किया था। माइनर, कोफैक्टर और डिटरमिनेंट तक हमने कर लिया था टॉपिक में, है ना। तो आज हम उससे आगे स्टार्ट करते हुए कुछ प्रॉपर्टीज कर लेते हैं डिटरमिनेंट की। तो आप ये हेडिंग नोट आउट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी नोट करा रहे हैं हम। ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली प्रॉपर्टी है आपकी कि आप किसी मैट्रिक्स में रो और कॉलम को अगर आप इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटरमिनेंट से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन से आप ट्रांसपोज करने के बाद डिटरमिनेंट निकालें तो भी सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो नोट करके लिखिए आप ये। इफ रोज एंड कॉलम्स, इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, आर इंटरचेंज्ड, then then वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट को मैं इस सिंबल से डिनोट कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स, रिमेन्स अनचेंज। ठीक है, जैसे मैं आपको सिंपली वैसे नोट करके बता देता हूँ। मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है और कुछ इस फॉर्म में है A1 B1 C1, A2 B2 C2 एंड A3 B3 एंड C3। ठीक है, ये 3 और 3 की मैट्रिक्स है। इसका डिटरमिनेंट मान लीजिए मैंने डेल्टा से ही दिखा दिया। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूँ अब, यानी रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लेता हूँ। पहली रो को कॉलम में बदल दीजिए, दूसरी रो को कॉलम में बदल दीजिए, तीसरी रो को भी कॉलम में बदल दीजिए। ठीक है, अब अगर आप इसका जो डिटरमिनेंट निकालेंगे उसकी वैल्यू क्या रहेगी बच्चों? सेम। ठीक है, आप ए का डिटरमिनेंट निकालें या ए डैश का डिटरमिनेंट निकालें तो दोनों वैल्यू क्या है आपके लिए? सेम। तो डिटरमिनेंट चेंज नहीं होगा रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से। ठीक है, चलिए दूसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। हम इसको क्लियर कर लेते हैं यहीं पे। आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, मुझे पता है, क्योंकि आप अपने पेशेंट से मुंह नहीं फेर सकते। जो आपको करना है वो तो करना ही है। ठीक है, चलिए सेकंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी कहती है अगर आप कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को अगर इंटरचेंज करेंगे तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। इफ एनी टू रोज, टू रोज या कॉलम्स, ठीक है, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, आर इंटरचेंज्ड, then sign of determinant also get changed, sign of determinant also get changed। ठीक है, डिटरमिनेंट का साइन भी क्या होगा बच्चों? चेंज हो जाएगा। जैसे मानकर चलिए अगर आपके पास डिटरमिनेंट किसी मैट्रिक्स का, यानी ए डिटरमिनेंट कुछ इस तरह से है। मैट्रिक्स ए है आपके पास A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 एंड C3। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट आपके पास डेल है। और अगर मैं अब डिटरमिनेंट निकाल दूं, मान लीजिए कुछ इस तरह से, एक नई मैट्रिक्स बी ले लीजिए आप। ठीक है, बी, बी का डिटरमिनेंट मतलब मैंने क्या किया, कोई भी दो रो को इंटरचेंज कर लिया। मान लीजिए ये रो वन और रो टू को इंटरचेंज कर दीजिए आप, तो रो टू ऊपर आ जाएगी रो वन की जगह पे, A2 B2 C2, और रो टू की जगह पे रो वन चली जाएगी, A1 B1 C1, और रो थ्री एज इट इज A3 B3 और C3। ठीक है,
इसका आप डिटरमिनेंट जो निकालेंगे, अब उसका साइन चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस डिटरमिनेंट। ठीक है, अब अगर आप वापस से कोई भी दो कॉलम को आप इंटरचेंज करते हैं, मान लीजिए इन दोनों कॉलम को आप इंटरचेंज करेंगे, तो उसके बाद डिटरमिनेंट ये जो आया था आपका, वापस इसका साइन पलट जाएगा, माइनस ऑफ माइनस, यानी वापस से डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा, सेम जो आपकी पहली मैट्रिक्स था। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट करके मैं आपसे ये दिखा रहा हूँ कि आप डिटरमिनेंट के अंदर इस फॉर्मूले को याद रखिए, -1 की पावर n ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, जहाँ पर n क्या है, वेयर n इज नंबर ऑफ टाइम्स रोज या कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज या कॉलम्स गेट इंटरचेंज। ठीक है, यदि एक बार चेंज हुई है तो n की वैल्यू 1 रखेंगे और डिटरमिनेंट का साइन नेगेटिव में हो जाएगा। फिर अगर n की वैल्यू में आपसे कहूँ 2 है, यानी दो बार आपने चेंज किया, जैसे अभी हमने गिवन क्वेश्चन में किया था, तो -1 की पावर 2 वो प्लस का बना देगी, यानी वापस से सेम डिटरमिनेंट मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला काफ़ी हेल्पफुल है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसको भी आप एक बार नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं, इसको यहीं पे क्लियर कर लेते हैं फिर वापस से। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चों। ठीक है, बस आज शायद से हमारी लास्ट क्लास रहेगी थियोरेटिकल पोर्शन की, बेसिक चीज़ों की। कल से हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3, देखिए थर्ड प्रॉपर्टी में क्या करेंगे हम। अगर आप किसी भी रो या किसी भी एक कॉलम के एलिमेंट को किसी स्केलर वैल्यू से गुना करते हो, तो वो डिटरमिनेंट भी उस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इफ एनी रो या कॉलम, इफ एनी रो और एनी कॉलम get multiplied by a scalar value, then determinant also multiply by that scalar value। ठीक है, उसी स्केलर वैल्यू से आप उसके डिटरमिनेंट को भी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए आपके पास मैट्रिक्स ए है, उसका डिटरमिनेंट है, मैट्रिक्स ए के एलिमेंट लिख लीजिए पहले हमने, मान लीजिए A11 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 एंड C3। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट ए ही है। अब अगर मैं आपसे मैट्रिक्स ए में कुछ इस तरह से कहूँ कि भाई आप पहली रो को या कोई भी कॉलम को आप के से गुना कर लीजिए, तो सिर्फ मैंने पहली रो को ही मल्टीप्लाई किया है के स्केलर वैल्यू से, तो वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। सेकंड और थर्ड रो को सिमिलरली लिखा है हमने, उसमें कोई चेंज नहीं किया है, A3 B3 और C3। तो इस केस में क्या होगा, जो डिटरमिनेंट आपकी वैल्यू पहले आती है उसको भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, के से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपको ये नोट करके फिर से वापस इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाकर लिखना है। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, नोट। अगर आप उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आप डिटरमिनेंट निकालें, तो किसके बराबर होगा, उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट इनटू उस स्केलर वैल्यू की पावर n टाइम्स। अब यहाँ पे n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, सिमिलरली मैं आपसे कह सकता हूँ -a का डिटरमिनेंट क्या होगा, -1 की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, जहाँ पे वापस से n क्या है बच्चों, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए आप। अपनी नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी पे चलते हैं हम अब।
भाई बच्चों समझ में आ भी रहा है या नहीं? एक सेकंड भाई, ये कैनवास काफी स्लो हो जाता है कई बार, इसको हम सीधा क्लियर कर लेते हैं। आपको स्वल्पा वेट माड़ी, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। क्लियर कैनवास, हो जा हो जा हो जा हो जा। भाई एक सेकंड रुकना। हाँ तो चलिए अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं अब हम प्रॉपर्टीज की। फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है अगर आप के डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम के एलिमेंट सेम हो जाए, आइडेंटिकल रोज या आइडेंटिकल कॉलम्स हो, तो उस केस में डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो आपको यहाँ पे नोट करना है, इफ एनी टू रोज, एनी टू रोज या कॉलम्स, एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, आर identical, then determinant is जीरो। तो उस केस में डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, इसमें आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, बेसिकली आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको यहाँ पे चलो नोट करा ही देता हूँ। डिटरमिनेंट ए निकालना है आपको, और मैट्रिक्स कुछ इस तरह से है, A1 B1 C1। मान लीजिए दूसरी रो भी सेम ही है, A1 B1 C1, और उसके बाद A3 B3 C3। तो आप देख रहे हैं कोई भी, यानी ये वाली दोनों की दोनों रो एक जैसी हैं, तो डिटरमिनेंट इसका सिंपली क्या हो जाएगा? जीरो। इसी तरह से कोई भी दो कॉलम। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी। फिफ्थ प्रॉपर्टी में प्रोपोर्शनल में आता है, इफ एलिमेंट्स ऑफ, इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी एनी टू रोज या कॉलम्स और कॉलम्स आर इन प्रोपोर्शनल, आर इन प्रोपोर्शनल, then डिटरमिनेंट इज जीरो। ठीक है, तभी डिटरमिनेंट क्या होगा? जीरो। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, उसमें कुछ एलिमेंट ऐसे हैं 4 7 11 मान लीजिए, ठीक है, और ये है 8 और 12। तो आप एक बार दोनों कॉलम को एक बार गौर से देखिए बच्चों, कॉलम 1 और कॉलम 3 को। ये 4 के मल्टीपल में है। जैसे मान लीजिए पहली कॉलम तो ऐसे है 1 2 3, दूसरी कॉलम है 4 7 और 11, और तीसरी कॉलम है 1 इंटू 4, 2 इंटू 4 और 3 इंटू 4। तो पहली कॉलम और तीसरी कॉलम मल्टीपल में होने की वजह से डिटरमिनेंट सीधा क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, ये आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है। चलिए सिक्स प्रॉपर्टी पे चलते हैं अब अपनी प्रॉपर्टी नंबर 6। छठी प्रॉपर्टी आपसे कहती है अगर आप किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीपल लेते हैं और उसके बाद डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो हमेशा किसके बराबर हो जाएगा? मैट्रिक्स बी के डिटरमिनेंट इंटू मैट्रिक्स ए के डिटरमिनेंट। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपको याद होनी चाहिए। मतलब डिटरमिनेंट पीछे से खुलता है वो भी इसका, जैसे आपने इनवर्स में देखेंगे हम, तो ए बी का प्रोडक्ट क्या होगा डिटरमिनेंट में? बी डिटरमिनेंट और ए का डिटरमिनेंट प्रोडक्ट होगा। ठीक है, सेवंथ प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर कोई भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट सम में हो, तो आप उसको दो अलग अलग डिटरमिनेंट में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको नोट कराता हूँ, A1 प्लस में आपके पास है मान लीजिए अल्फा 1, A2 प्लस में अल्फा 2, और A3 प्लस में अल्फा 3, और दूसरा कॉलम है आपके पास मान लीजिए B1 B2 B3, और तीसरा C1 C2 और C3। तो इस डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए या तो मैं यहीं पे डायरेक्ट ऑपरेट कर सकता हूँ, या इसको दो अलग अलग डिटरमिनेंट में लिख लो और फिर उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, पहला डिटरमिनेंट और प्लस में दूसरा डिटरमिनेंट। तो पहला डिटरमिनेंट किसका हो जाएगा? A1 B1 C1 का, A2 B2 C2, ठीक है, और A3 B3 एंड C3। सिमिलरली इधर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, B1 B2 B3, C1 C2
और ये C3। ठीक है, इनका एडिशन जो आपको पहले वाले केस में है, दोनों का रिजल्टेंट सेम मिलेगा। तो ये थी आपकी 7 प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये 7 प्रॉपर्टी है जो हमारे डिटरमिनेंट की काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में आती है। इनको आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट मानकर नोट करके रख चलना पड़ेगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट पे चलते हैं कि आपने अभी तक ये जो डिटरमिनेंट पढ़ा है इनकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। हालांकि इनकी एप्लीकेशंस तो आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब आप लोग अगर बीटेक करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से जाते हैं तो जैसे आपने ट्रांसमिशंस और हेडलाइंस देखी होगी, इनकी लेंथ, इनकी बेस से टावर की हाइट और इनके बीच में कितने कितने डिस्टेंस पे सबस्टेशन होना चाहिए, रिलेज होनी चाहिए ऑपरेट करने के लिए, डिफरेंट टाइप का आप रिले भी पढ़ेंगे शॉर्ट सर्किट के हिसाब से। तो उन सब के प्रोटेक्शन के लिए आपको जो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो उसकी सिंप्लीफिकेशन वैल्यू के लिए आपको मैट्रिक्स के रूल सारे फॉलो करने पड़ते हैं। तो वहां पे आप देखेंगे डिटरमिनेंट का अपना अलग ही बेसिक एप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो वो हायर स्टडी में हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपके जो एप्लीकेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट में क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे अब, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे हम यहाँ से। तो ट्रायंगल का एरिया, मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल गिवन है कुछ इस तरह से, जिसमें ये ए के कोऑर्डिनेट्स आएंगे यहाँ पे बी के और यहाँ पे सी के। तो ए के कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए x1 y1 है, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3। ठीक है, तो बेसिकली आपने इसका एरिया 10th क्लास में भी पढ़ा था, वो मैं एक बार से रिपीट करा देता हूँ। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आपने पढ़ा था हाफ ऑफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये चीज पढ़ी थी हमने 10th क्लास में। अब इस ट्रायंगल का एरिया आपको डिटरमिनेंट के फॉर्म में करके निकालना है। ठीक है, इस डिटरमिनेंट का यूज करके हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो उसके लिए उस केस में क्या करेंगे हम बच्चों, देखना मैं एक बार ये थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ इस चीज को। यहाँ से कैनवास को क्लियर कर लेते हैं, स्पेस ले लेते हैं एक बार, एक सेकेंड। चलिए ठीक है, अब देखिए अगर मेरे को इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट की फॉर्म में पहले कोऑर्डिनेट्स को प्लेस करेंगे हम। तो पहले दो कॉलम, यानी पहले दो कॉलम तो कोऑर्डिनेट को फॉलो करेंगे क्योंकि 2 डायमेंशन में है, तो x1 y1, दूसरी रो में हो जाएगा x2 y2 और थर्ड रो में हो जाएगा x3 y3। और थर्ड जो कॉलम होगा उसमें एलिमेंट हम अपनी तरफ से 1 1 एंटर कर देंगे बच्चों। ठीक है, अब आप इसको ऑपरेट कर दीजिए। ऑपरेट करने पर यानी जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा वो होगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं साथ में 1/2 से। तो 1/2, अब इसको आप डिटरमिनेंट को सोल्व करोगे तो वापस से सेम ये वैल्यू आने वाली है बच्चों। तो हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको डिटरमिनेंट सोल्व करना हमने सिखाया हुआ भी है। तो आप किसी भी मेथड से आप अप्लाई करेंगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलकर आएगा। ठीक है, तो ये आपकी एप्लीकेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एरिया ऑफ ट्रायंगल इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, यहीं से आपका एक कंसेप्ट और उठकर आता है, उस कंसेप्ट का नाम है कोलिनियरिटी। तो कोलिनियरिटी के हालांकि क्वेश्चन इतने ज़्यादा अभी आपके आए नहीं है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंस अपनी रखता ही है ये। तो कोलिनियरिटी के बारे में हम एक बार जान लेते हैं, कोलिनियरिटी एक्चुअल में होती क्या चीज़ है। तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी देखो कोलिनियर किसे कहेंगे हम, ऐसे 3 पॉइंट जो एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हो। ठीक है, मान लीजिए पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। तो 3 पॉइंट ए की लाइन पर लाई करेंगे तो हम उसको बोलेंगे कोलिनियर। ठीक है, वो पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, कोलिनियर। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इधर तो ए बी सी जो ट्राइंगल थी वो क्लोज्ड सरफेस में थी, है ना, और यहाँ पे
क्लोज पाथ नहीं बना रही, वो तो ओपन पाथ है। तो ओपन पाथ का कभी एरिया होता है, कभी भी नहीं होता। ठीक है, सिंपल एक लाइन अगर आप ऐसे खींच के रख देते हैं तो उसका एरिया हमेशा जीरो होगा, क्योंकि वो कोई क्लोज लूप नहीं बनाता है। तो कोई क्लोज लूप नहीं यानी ओपन लूप है, तो उसका एरिया बराबर जीरो। तो इस केस में आपको 3 पॉइंट देगा और आपसे पूछेगा बताओ ये कोलिनियर है या नहीं है। या कई बार आपको कहेगा कोलिनियर है और के की वैल्यू बताए, जैसे यहाँ पे x2 की जगह पे आपको के दे देगा और कहेगा कोलिनियर है और के की वैल्यू बताएं। आपको याद रखना है बच्चों इस केस के लिए कि अगर ऐसा कुछ ना आपको पूछा जाता है तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन जो होगा उसको बराबर जीरो रख देना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर में जीरो। ठीक है, वहां से आप के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वो कोलिनियर की कंडीशन हो जाएगी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो आपके पास अगर प्लस माइनस में दो वैल्यू आती है तो आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करनी है, नेगेटिव वाली वैल्यू को नहीं लेना है, क्योंकि एरिया नेगेटिव में नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव में होता है। लेकिन इसका उलट अगर आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तब आपको जो एरिया ऑफ गिवन है उस केस में आपको प्लस और माइनस दोनों वैल्यू लेके चलनी पड़ेगी। अगर एरिया आपको गिवन है 49 तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि के की वैल्यू प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। ठीक है, तो इस पॉइंट का इंपॉर्टेंस आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी याद रखना है और जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो के की वैल्यू हम इस हिसाब से निकालेंगे। ठीक है, तो ये थी एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। अब चलते हैं अपनी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर। ठीक है, एडजॉइंट के बारे में जानते हैं, एडजॉइंट में क्या करना है आपको। तो अगला टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एक सेकेंड भाई, ये कन्वर्सन क्लियर करने में काफी समय लेने लग गया है आजकल। एक मिनट रुकिए, होल्ड की। हाँ, तो चलिए हम एडजॉइंट की बात कर रहे थे, तो अब अगला टॉपिक आता है आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए एडजॉइंट क्या होता है। अगर आपको वो एक मैट्रिक्स गिवन है मान लीजिए और उसके एलिमेंट कुछ इस तरह से डिनोट किए गए हैं ए आई जे। आपको पता है आई रोथ को दिखाती है और जे कॉलम को दिखाती है। अब इस केस में आपको अगर एडजॉइंट निकालना हो, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, तो ये कुछ इस तरह से डिनोट किया जाएगा बच्चों। ए आई जे की जगह पे हो जाएगा आपका कैपिटल ए आई जे और उसका ट्रांसपोज। जहां पर जो कैपिटल ए आई जे है वो क्या डिनोट करता है, कोफैक्टर ऑफ द ए आई जे, कोफैक्टर्स कोफैक्टर्स ऑफ ए आई जे। ठीक है, तो कोफैक्टर हम लिखेंगे पहले और उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें डिटरमिनेंट एडजॉइंट निकल मिल जाएगा उस गिवन मैट्रिक्स का। तो अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप हमारी पिछली क्लास की वीडियोस देख लीजिए, उसमें हमने बताया हुआ है कि कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। तो वहां से आपको एडजॉइंट निकालना काफी आसान होगा। ठीक है, तो 2/2 और 3/2 के एडजॉइंट आपके सिलेबस में है। उसके लिए हम एग्जांपल लेंगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि बेसिक सी चीजें आपको पता होगा ये तो, क्योंकि कोफैक्टर और एडजॉइंट, कोफैक्टर अगर और ट्रांसपोज निकालना हम सीख चुके थे तो एडजॉइंट निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक मेथड है, शॉर्टकट मेथड, टू ऑर्डर टू मैट्रिक्स के लिए अकेला। अगर टू ऑर्डर टू मैट्रिक्स में आपको एडजॉइंट निकालना तो क्या करेंगे, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है मान लीजिए 1 - 4 2 और 7, आपको इसका एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए। आपको सिंपली क्या करना है बच्चों, जो पहले वाले डायगोनल एलिमेंट्स है 1 और -4, ये और ये दोनों, इनको तो आप अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस कर दीजिए एक दूसरे की जगह पे। तो -4 1 की जगह पे और 1 -4 की जगह पे। ठीक है, और ये जो 7 और 2 है आप जस्ट इनके साइन को चेंज कर दीजिए और लोकेशन ये रहने दीजिए। 7 माइनस का हो जाएगा, 2 भी माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो 2/2 मैट्रिक्स के लिए आपको शॉर्टकट मेथड ये यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ से हमारी कुछ प्रॉपर्टी आती है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की, ये प्रॉपर्टी को भी नोट कर लीजिए आप। तो पहली प्रॉपर्टी है आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी है बच्चों आपकी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर आप मैट्रिक्स ए को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें या आप पहले उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट को लिखें उसके बाद उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, तो आपका रिजल्टेंट बराबर होगा डिटरमिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इनटू में यूनिट मैट्रिक्स ऑफ द nth ऑर्डर। n ऑर्डर कौन सा है, जो आपका मैट्रिक्स ए और एडजॉइंट ए का होगा। ठीक है, वो nth ऑर्डर। तो ये है पहली प्रॉपर्टी आपकी।
जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। दूसरी है, अगर आप एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकालें तो वो होगा डिटरमिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स की पावर n-1। वापस से मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, n क्या होगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी, अगर आप एडजॉइंट मैट्रिक्स को आप a से गुना करें, ठीक है, और उसके बाद डिटरमिनेंट निकालें तो हमेशा क्या होगा, डिटरमिनेंट a की पावर n के बराबर। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर आप एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है, आप एक बार एडजॉइंट निकाल चुके हैं, उसके बाद वापस से एडजॉइंट निकाल रहे हैं, तो उस केस में आपको याद रखना है, आप डिटरमिनेंट की पावर n-2 इंटू में a करके भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वापस से n क्या है आपका, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। पांचवी प्रॉपर्टी आती है बच्चों, या तो आप एडजॉइंट ए निकाल कर ट्रांसपोज कर लीजिए, या आप मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करने के बाद एडजॉइंट निकाल लीजिए। दोनों केस में रिजल्ट क्या रहेगा आपका, सेम रहने वाला है। ठीक है। अगला है कि एडजॉइंट ऑफ, अगर आप ए बी निकालते हैं, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालते हैं तो किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होगा। ठीक है। और लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी, अगर आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ठीक है, आप उसका एडजॉइंट निकालते हैं तो वो भी क्या रहेगा, सिमेट्रिक। तो ये नोट कर लीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आल्सो सिमेट्रिक। ठीक है, वो भी क्या रहेगा, सिमेट्रिक ही रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। चलिए, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। चलो बेटा, आपको किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है। बेसिकली देखो, इनवर्स सिंपल ही है। अगर मैं आपसे कहूँ एक नंबर है 4 और आप इसका इनवर्स बताएं, तो आप इसका इनवर्स क्या निकालेंगे, 1/4। मैं आपसे कहूँ -3 इसका इनवर्स बताएं, तो आप लिखेंगे 1 में -3। और अगर मैं इन दोनों नंबर की आपस में मल्टीप्लाई भी करूँ तो रिजल्टेंट में क्या आता है आपका, 1, यानी यूनिट मैट्रिक्स। तो वही आपका क्या कहलाता है, इनवर्स। तो इनवर्स करने के लिए सबसे पहले आपको मैं एक एग्जांपल से डिनोट करता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ ए बी का प्रोडक्ट या बी ए का प्रोडक्ट यूनिट मैट्रिक्स दे ऑफ सेम ऑर्डर, तो वहां पे आप ये कह सकते हैं बी क्या होगा, इनवर्स होगा। यहाँ पे ए क्या होगा, इनवर्स होगा किसका, बी का। ठीक है, तो यहाँ पे बी इनवर्स है मैट्रिक्स ए का, यहाँ पे ए इनवर्स है मैट्रिक्स बी का, इसलिए दोनों की गुना करने पर यूनिट मैट्रिक्स आपको मिलती है। ठीक है, तो ये इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि आपके मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन सिंगुलर होना चाहिए। अगर सिंगुलर है तो उसका आप इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और सिंगुलर है तो इनवर्स आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, डिटरमिनेंट ए नॉन सिंगुलर होना चाहिए, तभी उस मैट्रिक्स का आप इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इनवर्स पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो वापस से आपको याद रखने हैं। जैसे हम इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स होता है उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट डिवाइडेड बाय उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के। ठीक है, ये फॉर्मूला इनवर्स देता है किसी भी मैट्रिक्स का। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी और उस प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई ए बराबर होता है डिटरमिनेंट ए इंटू में आई ऑर्डर मैट्रिक्स। ठीक है, एन ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप क्या कीजिए, दोनों तरफ डिटरमिनेंट ए से डिवाइड कर लीजिए बच्चों, दोनों तरफ। ठीक है, मतलब तीनों तरफ डिटरमिनेंट ए से डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पे तो ये वैल्यू कट गई। अब आप देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये पूरी वैल्यू और ये पूरी वैल्यू बराबर आ रही है यूनिट मैट्रिक्स ऑफ nth ऑर्डर के।
इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये इनवर्स होना चाहिए, ताकि ए से मल्टीप्लाई होने पर फिर आपका रिजल्ट क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। सिमिलरली यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर होनी चाहिए, ए इनवर्स के। इसलिए मल्टीपल आपका वापस से क्या आ रहा है, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ nth ऑर्डर। ठीक है, तो ये थे पॉइंट हमारे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए। साथ ही आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट हैव इनवर्स। ठीक है, उसका इनवर्स नहीं होता है, या आप ये कह सकते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैन नॉट बी इन्वर्टिबल, वो इन्वर्टिबल नहीं हो सकती है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट जो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से रिगार्डिंग है वो नोट कर लीजिए। यहीं पे 3 पॉइंट है, कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा पैटर्न नहीं है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि अगर आप मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं और उसके बाद सेकंड टाइम वापस इनवर्स निकालते हैं तो आपको सेम मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, दूसरा, अगर आप मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के डिटरमिनेंट निकालें या डिटरमिनेंट निकालने के बाद इनवर्स करें तो अब इस केस में रिजल्ट क्या रहेगा, सेम। तीसरा, अगर आप दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करके इनवर्स निकालते हैं तो वो रिवर्स में क्या होगा, पहली मैट्रिक्स का इनवर्स दूसरी मैट्रिक्स का इनवर्स गुना में पहली मैट्रिक्स का इनवर्स। या अगर आपके पास 3 मैट्रिक्स है उनका प्रोडक्ट इनवर्स निकालना है तो वो रिवर्स में चलेगा, सी इनवर्स, बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। ठीक है, ये था इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। क्लियर है बच्चों? अब चलते हैं अपने लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। अगर आपको होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जो गिवन है वो सोल्व करनी है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो वापस एक बार कन्वर्स को क्लियर कर लेते हैं बच्चों, एक सेकंड। चलिए देखते हैं अब हमारे पास जो अब तक हमने पढ़ा है, तो इनवर्स का यूज करके हम किसी होमोजेनियस इक्वेशन का कैसे सोल्व करेंगे। मान लीजिए आपके पास 3 इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। पहली इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z। ठीक है, बराबर एक कांस्टेंट है कोई d1। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z, बराबर से वापस से आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है d2। और थर्ड है a3x प्लस b3y प्लस c3z, बराबर है d3 कांस्टेंट। ये 3 इक्वेशन है, तीनों में आप देख रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन है। आपको इनका सॉल्यूशन देना है, इसका यूज करके यूजिंग इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का यूज करके आपको बताना है कि x और y और z इन तीनों वैल्यू की वेरिएबल यूनिट क्या आएगी। ठीक है, तीनों वेरिएबल की वैल्यू क्या आएगी आपको ये फाइंड आउट करना है। तो इससे पहले हम थोड़ा सा एक बार अपना रिकॉल करते हैं अपने आपके 10th क्लास के टॉपिक को। 10th क्लास में आपने कुछ बच्चों टॉपिक पढ़े थे लीनियर इक्वेशन में। वो कुछ इक्वेशन ऐसे थी, मान लीजिए पहली इक्वेशन थी a1x प्लस b1y, बराबर कांस्टेंट था आपका c1। दूसरी थी a2x प्लस b2y, ठीक है, बराबर कांस्टेंट c2। तो इस केस में आप पढ़ते थे कि अगर आपके पास a1 और a2 का रेशियो निकालना हो, b1 b2 का रेशियो निकालना हो और c1 और c2 का रेशियो निकालना हो, तब आप उस बेस पे आप इन इक्वेशन के वैल्यू को सोल्व करते थे। तो सबसे पहले आप ये कहते थे कि अगर a1 a2 और b1 b2 का रेशियो बराबर आ जाए, ठीक है, a1 a2 बराबर है b1 b2 के, या सॉरी मैं सीधा कहूँ बराबर नहीं है, तो आप कहते थे इक्वेशन कैसी इक्वेशन है, दोनों की दोनों कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन, एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और उसका एक ही सॉल्यूशन होगा। यानी ये दोनों इक्वेशन कुछ ऐसे है लाइन की, ये एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, इसलिए हम लिख रहे हैं यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा केस आपने पढ़ा था कि अगर a1 a2 बराबर आ जाए b1 b2 के, ठीक है, लेकिन बराबर ना हो वो किसके, c1 और c2 के, तो हम कहते थे लाइन कैसी है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट, जिसका मतलब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, या नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, दोनों की दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल, इसलिए वो कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगी और वो सॉल्यूशन नहीं दे पाएगी। तीसरी कंडीशन थी आपके पास
कि आप A1 A2 निकालते थे और देखते थे क्या वो B1 B2 के बराबर है, और चेक करते थे क्या वो C1 C2 के भी बराबर है। तब उस केस में हम वापस से कहते थे कि लाइंस वापस से क्या है, कंसिस्टेंट है। और कैसे सॉल्यूशन है उनके पास, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, उनके सॉल्यूशन एक से ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि अगर पहली लाइन ऐसे लाइन करती है तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर लाई करती है, यानी वो हर एक पॉइंट पर कट करेंगे। तो हर एक पॉइंट पे कट करेंगे तो यानी उनका हर एक ईच पॉइंट क्या होगा, अपने आप में एक सॉल्यूशन होगा। और ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो सकते हैं। इसीलिए जब तीनों की तीनों कंडीशन वेरीफाई हो रही हो तो हम वापस से क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो आप यहाँ पे भी कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं और उनके हिसाब से सॉल्यूशन देने वाले हैं। ठीक है, तो ये था हमारा रिकॉल। अब मैं वापस इसको क्लियर करके अपने टॉपिक पे आता हूँ एक बार। एक सेकेंड बच्चों, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ इन तीनों इक्वेशन को, जो पहली सेकंड और थर्ड आपको इक्वेशन दी गई है, मैं इनको कुछ इस तरह से फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो सबसे पहले मैंने मान लीजिए मैट्रिक्स ए ली और उसमें एक्स वाई जेड के वेरिएबल जो हैं उनके कांस्टेंट यानी कोफिशिएंट वैल्यू को डिनोट किया। तो पहली रो बन जाएगी आपकी A1 B1 C1, दूसरी रो बन जाएगी A2 B2 C2, और तीसरी रो बन जाएगी आपकी A3 B3 और C3। साथ ही वेरिएबल के हिसाब से मैंने एक मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स ले ली जिसमें वेरिएबल है आपके एक्स वाई और जेड, और जो कांस्टेंट है उसको मैंने एक नई मैट्रिक्स नाम दे दिया बी, और कांस्टेंट वैल्यू वहां पे पुट कर दीजिए D1 D2 एंड D3। ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। यानी इस पूरी की पूरी तीनों इक्वेशन को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ए एक्स बराबर में बी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ कंसेप्ट याद रखने हैं जिन पॉइंट ऑफ व्यू से आप सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको एक चार्ट बनाकर कुछ पॉइंट नोट कराने वाला हूँ। आपको वो काफी इंपॉर्टेंट है और अच्छे से देखकर याद भी रखना है। तो मैं वो चार्ट प्रिपेयर करा देता हूँ बच्चों आपके लिए यहाँ पे। ठीक है, एक सेकेंड, वापस इसको क्लियर कर लेते हैं कैनवास को। थोड़ा सा कैनवास क्या है कि स्लो चल रहा है, शायद से नेट का कनेक्शन काफी डाउन हो गया है आजकल। एक सेकेंड भाई, बार बार आपको भी डिस्टरबेंस हो रहा है उसके लिए सॉरी। हाँ चलिए, अब हम बात कर रहे हैं अपने सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन की। तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो आपने देखा हमने मैट्रिक्स को ए एक्स बराबर बी की फॉर्म में लिख लिया था। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले इस फॉर्म में लिखने के बाद आपको डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालना है। या तो वो जीरो के बराबर नहीं आएगा या वो जीरो के बराबर आएगा। अगर वो जीरो के बराबर नहीं है तो उस केस में हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट भी है और यूनिक सॉल्यूशन भी है। ठीक है, इक्वेशंस कैसी है, कंसिस्टेंट, और कैसे सॉल्यूशन रखेगी, यूनिक सॉल्यूशन, यानी तीनों की तीनों लाइन एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, इसलिए वो कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन है। और यूनिक सॉल्यूशन कहाँ से निकलेगा, एक्स बराबर में ए इनवर्स बी। एक्स क्या थी आपकी, मैट्रिक्स थी कॉलम, तीनों वेरिएबल एक्स वाई जेड की, ए इनवर्स हम निकाल लेंगे और बी से गुना भी कर देंगे, वहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी आपको। इस केस में क्या था, अगर डिटरमिनेंट जीरो नहीं आ रहा था आपका, ठीक है सॉरी, डिटरमिनेंट जीरो के बराबर आ रहा था, तब वापस से हम एक फैक्टर और निकालते हैं। हम निकालते हैं अब एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, उस मैट्रिक्स एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स एडजॉइंट निकालते और उसके गुना करते बी से। वापस से इधर भी एडजॉइंट ए निकालते और उसके गुना करते बी से। इसके बाद हम देखते या तो वो जीरो के बराबर आएगा या वो जीरो के बराबर नहीं आएगा। अगर ये केस आता है एडजॉइंट ए इंटू बी बराबर जीरो अगर आ जाए आपका, तो उस केस में क्या कहता है, वो वापस से कंसिस्टेंट है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, वापस से वो कंसिस्टेंट है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है बच्चों। ठीक है, इनफाइनाइट।
इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, और कंसिस्टेंट यहाँ पे क्यों है, क्योंकि तीनों की तीनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर ही लाई कर रही हैं, तो तीनों लाइन कोइंसिडेंट हो गई है, इसलिए वो कंसिस्टेंट है। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे आएगा, जो आपको गिवन थ्री इक्वेशंस, आप उसमें किसी भी एक वेरिएबल को के मान लीजिए मैंने जड़ को के माना है। अब आपके पास दो इक्वेशन बची, यानी पहली इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई, a1x प्लस b1y, ठीक है, और प्लस में c1z, तो c1z को मैंने k मान लिया बराबर में d1, ये पहली इक्वेशन बन गई, ये और ये दोनों कांस्टेंट है। और यहाँ पे a2x प्लस में b2y, और ये बन जाता आपका c2 के बराबर में d2, वापस ये दोनों कांस्टेंट है। अब आपके पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, जिससे आप 10th क्लास में सोल्व करते थे, किसी मेथड से सोल्व कर लीजिए, x और y की वैल्यू भी k के रेस्पेक्ट में आंसर दे दीजिए, तो k की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन को ही डिनोट करेगा। यहाँ पे आ जाइए, एडजॉइंट a इंटू बी बराबर 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि तीनों की तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, इसलिए वो कभी कट नहीं करेगी और उसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आएगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि वो कट नहीं कर रही है, पैरेलल है, इसलिए उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये थी तीन इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट वैल्यू गिवन हो, उसको हम नॉन होमोजेनियस इक्वेशन बोलते हैं, और उसका सॉल्यूशन आपको कुछ इस तरह से डिफाइन कर रहा है। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस में ऐसे हो जाए कि कांस्टेंट की वैल्यू ही ना हो, तो उन इक्वेशन को हम नॉन होमोजेनियस ना कह के होमोजेनियस इक्वेशन बोलेंगे। तो होमोजेनियस का सॉल्यूशन कैसे होगा, एक बार उसको देख लीजिए, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन। तो होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है देख लीजिए, होमोजेनस इक्वेशन, हालांकि हम ये डिटेल में पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो एक बार हल्का सा आइडिया ले लेते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर में 0, कोई कांस्टेंट नहीं है। दूसरी रो है a2x, या दूसरी इक्वेशन है b2y प्लस c2z बराबर वापस से 0। तीसरी होमोजेनियस इक्वेशन a3x प्लस b3y प्लस c3z वापस से 0। तो यहाँ पे वापस से मैं कहूँगा कि मैट्रिक्स ए तो रहेगी आपकी इस फॉर्म में, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ठीक है। और मैट्रिक्स x वेरिएबल में रहेगी कॉलम में, वो होगी x y z, ठीक है। और जो मैट्रिक्स b होगी उसी को हम जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, और उसके एलिमेंट्स डायगोनल नहीं होने और कांस्टेंट वैल्यू ना होने की वजह से क्या हो जाएंगे, 0 0। फिर से वापस में इसमें पहला सॉल्यूशन क्या होगा, अगर डिटरमिनेंट a 0 के बराबर नहीं आता है, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे ट्राइवियल सॉल्यूशन, ठीक है, ट्राइवियल सॉल्यूशन। ट्राइवियल सॉल्यूशन मतलब, क्योंकि भाई यहाँ पे आपने देखा था मैट्रिक्स इस तरह की फॉर्म में है, ax बराबर b, और अगर डिटरमिनेंट a 0 के बराबर नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और वो क्या होगा, x बराबर में a इनवर्स b। तो अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो सॉल्यूशन यहाँ से क्या रहेगा, x बराबर में a इनवर्स b, और b जीरो मैट्रिक्स है तो a इनवर्स को गुना करेंगे 0 से, वापस से क्या आया, 0। इसका मतलब x y और z तीनों की वैल्यू क्या आएगी, 0। इसलिए हम ये कहेंगे ये कैसे सॉल्यूशन रखेगी, ट्राइवल सॉल्यूशन, ये होमोजेनियस इक्वेशन में। इसी के बाद दूसरा क्या पॉइंट है, अगर हम कह रहे हो कि डिटरमिनेंट ए 0 के बराबर आ रहा हो, ठीक है, डिटरमिनेंट ए क्या आ रहा हो, 0 के इक्वल, तो उस केस में क्या होगा बच्चों, डिटरमिनेंट अगर 0 के बराबर हो तो वहां पर आपको बोलना पड़ेगा वो नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन देगा, ठीक है, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन, ठीक है। उसका कैसा सॉल्यूशन होगा, नॉन ट्राइवल, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से z को k मानना पड़ेगा, और x एंड y का आंसर आपको रेस्पेक्ट टू देना पड़ेगा x की फॉर्म में, विद रेस्पेक्ट टू सॉरी k की फॉर्म में, ठीक है, वो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। तो ये था होमोजेनियस इक्वेशन के बारे में। तो इसी के साथ आपका मैट्रिक्स और उसके कुछ एप्लीकेशंस, कुछ फंक्शंस हमने देखे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में कम से कम आपको यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन मिलते हैं मैट्रिक्स से। तो ये आज की हमारी लास्ट क्लास थी बेसिक की।
कल से हम अपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। हम आपके लिए लेके आ रहे हैं कम से कम 300 क्वेश्चन सन 2006 से लेके अब तक के। वैसे आप अपने पेशेंस को बनाकर हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। आपका एग्जाम 100% गारंटीड क्लियर होगा। आप अपने माइंड को सेटअप कर लीजिए, ठीक है, कि आपका एग्जाम क्लियर करना है, और अपने फोकस कीजिए पूरा पूरा टाइम यूटिलाइज करने के लिए। ऐसा नहीं कि आप 5 मिनट पढ़ रहे हैं, 10 मिनट इधर उधर की बातें करके फिर पढ़ रहे हैं। कंटिन्यूस स्टेबिलिटी लेके आए, सेटिंग प्लान बनाइए अपना कम से कम 3-3 4-4 घंटे लगातार बैठकर पढ़ने का, तभी एग्जाम क्रैक होगा। कंपटीशन दर बदर बढ़ते ही जा रहा है बच्चों, ठीक है। तो ये मोटिवेशनल वीडियो देखने से मोटिवेशनल नहीं आएगा, मोटिवेशन आएगा खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस से। अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाए, अपने आप को पहचाने, कैसी लाइफस्टाइल चाहिए उसके लिए काम कीजिए आज से, तभी से आपका सेल्फ मोटिवेशन अप रहेगा। किसी वीडियो को देखने से आप जस्ट 5 मिनट, 1 घंटा या 2 घंटा ही आप मोटिवेट रह सकते हैं, इसे लॉन्ग टाइम के नहीं लिए। लॉन्ग टाइम के लिए मोटिवेशन चाहिए, अपने आप को एग्जाम के लिए तैयार कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। ओके, बाय बाय, टेक केयर।